हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अपने घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम अपनी सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का अगला चैप्टर, जो कि हमने पर्सनैलिटी चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, उसकी क्लास 3 करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हमारी सीडीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज़ आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में रामबाण घोषित होने वाली है। आप इस सीरीज से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी अपडेट और क्लास का बेल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्सनैलिटी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आप जानेंगे किसी भी व्यक्ति के शरीर के आकार या उसके मन के स्वभाव से ही आप उस पर्सनैलिटी को, उसके मन के, उसके दिमाग में चलने वाली सभी बातों को जान सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं और आप इसे कॉपी पेन में या फिर कहीं पर भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है, हमने कल दोस्तों टाइप थ्योरी की थी। आज हम ट्रेट थ्योरी करेंगे, जिसे हम शीलगुण सिद्धांत बोलते हैं। द ट्रेट अप्रोच फोकसेस ऑन स्पेसिफिक साइकोलॉजी एट्रीब्यूट्स अलोन बेस्ड ऑन विच इंडिविजुअल टेंड्स टू डिफर इन कंसिस्ट एंड स्टेबल वेज। दोस्तों, जो हमारे शीलगुण सिद्धांत है, यह उपागम विशिष्ट मनोवैज्ञानिक गुणों पर बल देता है, जिनके आधार पर व्यक्ति संगत और स्थिर रूपों में भिन्न होते हैं। शीलगुण सिद्धांत का हम अपने गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे ट्रेट थ्योरी है वो किन किन भागों में बटी हुई है और किस प्रकार है, वो हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात आती है गर्डन एल्पोर्ट साहब की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एल्पोर्ट साहब ने जो पर्सनैलिटी है वो 3 भागों में बांटी: कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स, सेकेंडरी ट्रेट्स। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इन 3 भागों में आप व्यक्ति की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक, जो एक ईमानदारी हो गई, कोई दयालु है तो दयालु हो गई, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इनके बारे में आप जानेंगे। उसके आधार पर आप व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में वर्गीकरण करना एल्पोर्ट साहब के अनुसार सीखेंगे। तो दोस्तों, कार्डिनल में होता है मेन, जो मुख्य है, मतलब प्रमुख विशेषक, कार्डिनल ट्रेट्स को हिंदी में बोला जाता है। इसमें दोस्तों किसी भी व्यक्ति का चारों तरफ का जो उस व्यक्ति का जीवन काल का जो पूरा एक निचोड़ है, एक विशेषता है, उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। जैसे दोस्तों, अगर हम उदाहरण की बात करें तो महात्मा गांधी का अहिंसा का प्रमुख विशेषक हुआ तो गांधीवादी या गांधीगिरी आदि के नाम से प्रचलित हुआ। आई थिंक दोस्तों, आप कार्डिनल एल्पोर्ट साहब के जो कार्डिनल ट्रेट है उसको आप समझ चुके होंगे। अब बात आती है ट्रेट्स थ्योरी की। यह मुख्य विशेषकों में कम व्यापक है, लेकिन फिर भी सामान्य प्रवृत्ति है। उदाहरण पर दोस्तों, ईमानदारी, आधिकारिकता, प्रभुता, एकाग्रता, दयालुता। थर्ड है दोस्तों सेकेंडरी ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट्स दोस्तों व्यक्ति की सबसे कम साधारणीकृत विशिष्टताओं का गौण विशेषक है। यह कम स्पष्ट, कम साधारणीकृत और कम महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे दोस्तों, मुझे चाय पसंद है, तो दोस्तों ये हमारी एक नॉर्मल एक क्वालिटी हो गई। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको एल्पोर्ट साहब की 3 जो थ्योरीज हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम में आपसे यही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्डन एल्पोर्ट साहब की एक विशेषता, एक ट्रेट्स नहीं है, तो आपको ये तीनों याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। रेमंड बी कैटल क्लासिफिकेशन है दोस्तों। इन्होंने भी थ्योरी, जो हमारी पर्सनैलिटी ऑफ, जो क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, इसके ऊपर एक थ्योरी देने का प्रयास इन्होंने किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस सिद्धांत का दूसरा नाम व्यक्तित्व का कारक, मतलब फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने विशेषक को व्यक्तित्व की एक संरचना इकाई के रूप में परिभाषित किया, जिसका अनुमान विभिन्न स्थितियों में किए गए व्यवहार में लगाया जाता है। इन्होंने विशेषकों के 4 भागों में बांटा: कॉमन ट्रेट्स, यूनिक ट्रेट्स, सरफेस ट्रेट्स, सोर्स ट्रेट्स। दोस्तों, अब इन 4 जो थ्योरीज हैं, जो रेमंड बी कैटल साहब की क्लासिफिकेशन की 4 एक प्रमुख पॉइंट्स हैं, उनको हम समझने का प्रयास अब करेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि सामान्य विशेषक क्या है दोस्तों? कॉमन ट्रेट्स, समान विशेषक, सामान्यता सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। उदाहरण सहयोग, ईमानदारी इत्यादि। दोस्तों, ये सभी में होते हैं, कॉमन ट्रेट्स हैं। यूनिक ट्रेट्स, ये विशेषक उन व्यक्तियों में, विशेष व्यक्तियों में पाए जाते हैं
यह अनोखे गुण होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति तोता पालना पसंद करता है तो कोई मोहरे इकट्ठा करना पसंद करता है। तीसरा है दोस्तों सरफेस टेस्ट। सरफेस टेस्ट दोस्तों इस तरह के विशेषक व्यवहार की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाने जा सकते हैं। उदाहरण दोस्तों उत्सुकता, निर्भीकता, सच्चाई, सतर्कता इत्यादि। चौथा है दोस्तों सोर्स ट्रेट, स्रोत व मूल विशेषक। कैटल का मानना था कि विशेष व्यक्तित्व का केंद्र होता है, ये आधारभूत संरचनाएं होते हैं। उदाहरण प्रबलता और संवेगता, जो डोमिनेंस एंड इमोशनलिटी। तो दोस्तों आई थिंक आपको रेमंड बी कैटल का जो क्लासिफिकेशन है वो समझ में आ गया होगा। और ये 4 फैक्टर दिए थे उन्होंने, इसी के आधार पर उन्होंने पर्सनैलिटी को डिवाइड करने का प्रयास किया। तो दोस्तों अब बात करते हैं टाइप एंड ट्रेट्स थ्योरी। दोस्तों ये थी ट्रेट थ्योरी। टाइप थ्योरी हमने पहले कर ली थी, जिसमें बहुत सारे हमने टाइप थ्योरी हो गई, हिपोक्रेट्स और वगैरह जो भी थे दोस्तों, उनको टाइप ए एंड बी, सी एंड डी, और हमने कल जुंग का भी सोचा, स्प्रेंगर का भी किया था दोस्तों, और शेल्डन का भी करने का प्रयास किया था। अब है दोस्तों टाइप थ्योरी एंड ट्रेट थ्योरी दोनों का मिक्सचर। द ट्रेट फाइंड अ मिक्सचर ऑफ बोथ दिस ट्रेट, मतलब ये जो गुण है दोस्तों इसमें दोनों का प्रयास, दोनों का मिश्रण पाया जाता है। द मोस्ट फेमस ऑफ टाइप एंड ट्रेट थ्योरी इज द H.J. आइजिंक। आइजिंक इनको बोलता जाता है दोस्तों, और इनका जो एक थ्योरी है इनकी वो बड़ी फेमस है, उसको हम जानेंगे अब। और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हैंस आइजेंक की। तो 1916 में इनका जन्म हुआ और 1997 में इनका देहांत हो गया। और दोस्तों ये जर्मन और ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। आई थिंक जर्मन में पैदा हुए थे और ब्रिटिश में इनका देहांत हुआ था, और जो भी था। तो दोस्तों सबसे मेन है उनका आइजिंक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने 3 भागों में बांटा, एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन। ये दोस्तों यहाँ पर वर्सेस भी लिख सकते हैं आप, मतलब 2 इनको वर्सेस करके इन्होंने बताया था। न्यूरोटिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी, या फिर न्यूरोटिक्स वर्सेस इमोशनली स्टेबिलिटी, या फिर दोस्तों साइकोटिज्म वर्सेस सोशलाइजेशन, साइकोटिज्म वर्सेस इंट्रैक्शन भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब इनको जानने का प्रयास करते हैं। इन दोनों प्रकार के सिद्धांतों की विधि को संयुक्त कर दिया गया। टाइप और ट्रेट दोनों को मिलाकर अपने तरीकों में व्यक्तित्व को प्रभावित किया, और इनके अनुसार व्यक्तित्व के 3 भागों में बांटा गया, जो कि आपने अब देख लिया। हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान देंगे दोस्तों। बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता, तंत्रिका पिता बनाम सांवेगिकता स्थिरता, और मनसा पिता बनाम सामाजिकता। तो दोस्तों ये है, आप इसमें जान सकते हैं। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये जो एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन है, इसके बारे में जानेंगे। इससे तात्पर्य है कि किस मात्रा तक लोगों में सामाजिकता, जो सोशल आउटगोइंग है, और सोशल विड्रॉइंग पाई जाती है। इस आयाम में एक छोर पर वे लोग होते हैं जिनमें सक्रियता, आवेग और रोमांच के प्रति पसंद पाई जाती है। दूसरे छोर पर वे लोग होते हैं जो शांत रहते हैं, आत्म केंद्रित और पैसिव, और शांत, सतर्क और आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो दोस्तों नाम से पता लग रहा था, एक्सट्रोवर्जन मतलब बहिर्मुख और अंतर्मुख इंट्रोवर्जन। तो दोस्तों इनमें उन लोगों का कंपैरिजन किया गया है, उन लोगों का वर्सेस किया गया है। एक साइड तो एक छोर पर तो एक्सट्रोवर्जन जो बहिर्मुख होते हैं, गोल मटोल होते हैं, सदा खुश रहते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, सबसे बोलना चलना पसंद करते हैं। और इंट्रोवर्जन में दोस्तों सेल्फ सेंटर्ड, किसी से बात नहीं करते, खुद में लीन रहते हैं, ऐसे बच्चों का जिक्र इसमें किया है। दूसरा दोस्तों न्यूरोटिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी। इससे तात्पर्य है कि लोगों में किस मात्रा तक भावनाओं पर नियंत्रित और जो डायमेंशन और एक्सट्रीमनेस का एक तंत्रिका ताप से ग्रस्त लोग पाए जाते हैं। ऐसे लोगों में एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। दूसरे छोर पर वे लोग होते हैं जो शांत स्वभाव और विश्वसनीय और स्वयं पर नियंत्रण रखने वाले होते हैं। तो दोस्तों न्यूरोटिज्म और स्टेबिलिटी, स्टेबल वे लोग होते हैं जो अपने स्वभाव पर, अपने गुस्से, अपने हर इमोशनल पर कंट्रोल रखना सीख लेते हैं। और न्यूरोटिज्म शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सा होने वाले, और जो जैसे हमने कल का अगर सीखा था तो हमने दोस्तों एक हिपोक्रेट्स के एक चोलरिक सीखी थी, जिसमें जल्दी गुस्सा हो जाता है, मतलब स्टेबल नहीं होता, तो उसका हम इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तीसरा दोस्तों साइकोटिज्म वर्सेस सोशलाइजेशन। इस आयाम उपरोक्त दोनों आयामों में से इंटरेक्शन करता है। एक व्यक्ति जो मन
स्थापिता के आयाम पर उच्च अंक प्राप्त करता है तो एक अहम केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड और एंटी सोशल की प्रवृत्ति का पाया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपने देखा कि एक सोशलाइजेशन है और एक साइकोटिज्म, मतलब अपने खुद में लीन रहने वाला है। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आइजिंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी क्या थी, एक्सट्रोवर्सन वर्सेस इंट्रोवर्सन, न्यूरोटिज्म वर्सेस स्टेबिलिटी, साइकोटिज्म वर्सेस सोशलाइजेशन। तो आई होप दोस्तों आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। चौथा है दोस्तों साइकोडायनेमिक अप्रोच। पहले था टाइप, दूसरा ट्रेट, तीसरा टाइप एंड ट्रेट्स, चौथा है दोस्तों साइकोडायनेमिक अप्रोच, मनोगतिक उपागम। इसमें दोस्तों एक थ्योरी है साइको एनालिटिक थ्योरी, जो कि हमारे सिगमंड फ्रॉइड, जो कि एक ऑस्ट्रियन मनोवैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रियन नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रियन, 1856 में जन्म हुआ, 1939 में इनकी एक्सपायर या फिर देहांत हो चुका था। तो दोस्तों अब इस वीडियो में हम अब क्लास में आगे हम साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसे हिंदी में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बोला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं कि यह सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड द्वारा दिया गया था। सांवेगिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों का उपचार करने हेतु उन्होंने पाया कि व्यक्तियों के मन में आने वाले सभी विचार भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त करने के लिए सोपन विश्लेषण, त्रुटियों का विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में कॉन्शियसनेस, चेतना, कॉन्शियसनेस होता है दोस्तों अपने होश हवास में रहने वाली जो होती है कॉन्शियसनेस, चेतना की महानता को परिभाषित किया। फ्रॉइड ने मन की तुलना बर्फ में तैरते हुए पहाड़ से की है, जिसमें कि 1/10 भाग ऊपर, और जैसे आपको पता होगा दोस्तों कोई भी बर्फ होती है उसमें 1/10 भाग ऊपर दिखता है, बाकी 9 भाग नीचे होता है। तो दोस्तों 9/10 भाग पानी के अंदर और 1/10 भाग पानी के बाहर होता है। जैसा कि बर्फ की पहाड़ आइसबर्ग होता है, तो उसे ही कंपैरिजन करके उन्होंने बताया कि जो ऊपर तैरता हुआ भाग है वो अनकॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियसनेस, तथा पानी के बाहर जो रहता है वो चेतना होता है, मतलब, और पानी के ऊपरी स्पर्श करता है उसे सब कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो दोस्तों मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारे सिगमंड फ्रॉइड ने 3 भाग दोस्तों, कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो सिगमंड फ्रॉइड थे इन्होंने 3 चीज़ों का जिक्र किया है, चेतन, अवचेतन, अचेतन। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस या फिर प्री कॉन्शियस माइंड भी बोल देते हैं, और अनकॉन्शियसनेस, ये तीनों टर्म क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जिक्र करते हैं कॉन्शियसनेस, चेतन का। इसके अंतर्गत वे चेतन भावनाएं, क्रियाएं आती हैं जिसके प्रति लोग जागरूक हो रहते हैं। यह तत्काल जानकारी, इमीडिएट अवेयरनेस से संबंधित है। इसमें वर्तमान की घटनाओं की स्मृति चिन्ह, मेमोरी ट्रेसेस होते हैं, जिसके कारण इसका आसानी से पुनः स्मरण कर सकते हैं। यह मन का वह भाग है जो वास्तविकताओं के द्वारा व्यक्तिगत, नैतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक आदर्शों का फॉलो करता है। जैसे दोस्तों उदाहरण की बात करें तो योजना बनाना, प्लानिंग, विल पावर, इच्छा शक्ति, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, और फैसला लेना, डिसीजन। दोस्तों इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अवचेतन की, प्री कॉन्शियसनेस। यह चेतन व अचेतन मन के बीच की अवस्था है। अधचेतन की जानकारी न तो तत्कालिक चेतन में होती है और न ही अचेतन में, परंतु अगर व्यक्ति प्रयास करे तो इस भाग के विचार व भाव आदि को चेतन में लाया जा सकता है। बात करते करते एकदम से भूल जाना या फिर बात करते करते हकलाना, ये इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो आई थिंक दोस्तों प्री कॉन्शियसनेस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे अनकॉन्शियसनेस की। दोस्तों बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, हिंदी में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई थिंक आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग और कंफर्टेबल भी फील होगा, ताकि आपको समझ में आ सके और आपका इंटरेस्ट बना रह सके। तो दोस्तों बात करते हैं अनकॉन्शियसनेस, अचेतन की। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि फ्रॉइड के अनुसार अचेतन मन का वह भाग है जिसके विचारों और अनुभवों, मतलब एक्सपीरियंस एंड थॉट्स, को पुनः चेतना में नहीं लाया जा सकता। ये या तो वह स्वतः, मतलब दैनिक क्रियाकलापों में प्रकट होते हैं, या सम्मोहन व अन्य प्रयोगी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर द्वारा इन्हें कहा जा सकता है। जैसे दोस्तों उदाहरण की बात करें तो आदत और प्रतिमान, मतलब पैटर्न को दोस्तों स्मृति, संवेग, इमोशंस
आदि इन भागों में अंतर्गत आते हैं। इन तीनों का कंसेप्ट स्पष्ट करने के बाद इन्होंने व्यक्तित्व की संरचना बताई जो कि इस प्रकार है। अब दोस्तों मैं बात बताता हूँ आपको कि अब फ्राइड जी ने 3 जो हमारी सुपर नेचुरल पावर्स बोल लो या फिर इन डेप्थ हमारे शरीर के अंदर 1 2 3 प्रकार की होती हैं जिन्हें हम इड, ईगो और सुपर ईगो के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों हमारे फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 तत्व हैं, ये फैक्टर हैं, ये थ्योरीज नहीं है, ये फैक्टर हैं। दोस्तों अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, क्या फैक्टर हैं। इड को दोस्तों इदम बोला जाता है। तो अब बात करेंगे दोस्तों इड की। इड एक जन्मजात प्रवृत्ति है। अगर किसी व्यक्ति का इदम उसके वश में नहीं है तो वह एक पशु की तरह सोचना शुरू कर देता है, अर्थात जब उसको भूख लगेगी तो उसको खाना चाहिए, और चाहिए तो दोस्तों चाहिए, चाहे कहीं से वो चुरा के लाए या किसी को मार कर खाए। इड होता है दोस्तों, वो शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं जैसे भूख प्यास, काम वासना इत्यादि। जो फिजिकल रिक्वायरमेंट होती हैं दोस्तों, उसे इसमें समझाने का प्रयास किया। इन कामों के लिए व्यक्ति में उत्तेजना मतलब स्टिमुलस का लेवल काफ़ी ऊंचा हो जाता है। इसमें दोस्तों वे लोग आते हैं जिनका अपने मतलब इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, जैसे एसिड अटैकर्स, बेहद शर्मनाक व्यक्ति होते हैं, एंटी सोशल पीपल्स जैसे एसिड अटैक कर देते हैं, या फिर इसमें हम रेपिस्ट भी डाल सकते हैं जिनका अपने इमोशंस, अपने जो भावनाएं हैं उन पर कोई कंट्रोल नहीं होता और वे किसी भी जो दोस्तों क्राइम को अंजाम दे सकते हैं। चोरी करके खाना, जो हमारे ये ड्रगिस्ट होते हैं दोस्तों, ये छोटी छोटी ड्रग के लिए किसी को मार भी देते हैं, जैसा आपने किसी कहीं पर कहानी में या फिर न्यूज़पेपर पर पढ़ा भी होगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं वापस इड की। तो इन कामों के लिए व्यक्ति में उत्तेजना का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, उसे आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, बस अपनी अगर उसको भूख लगी है तो उसको भूख चाहिए, अगर और कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट है तो उसको वो चाहिए, वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता। जैसा दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये पशुओं की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अब इनको बताता हूं मैं कि अब नैतिक मूल्यों की परवाह किए बिना इच्छाओं की तृप्ति पर बल देते हैं, और इदम में अचेतन मन अनकॉन्शियसनेस जो माइंड होता है, जो नहीं सोचता, की प्रधानता होती है। तो दोस्तों उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो उसका मन खाने के लिए करता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो दोस्तों वो कहेगा कि अंदर ही अंदर कि चुरा ले, तो चुरा कर खाना वो पसंद करेगा। तो दोस्तों इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि उसका इड हावी हो रहा है, इसलिए वह चोरी कर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं अब इड के अंदर दोस्तों जो हमारे फ्राइड जी थे, इन्होंने 2 भागों में बांटा, जिसे हम इरोस और थैनोस भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ्राइड के अनुसार इड की 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां, शक्तियां पाई जाती हैं, जिसे हम इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस में ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि निम्न प्रकार है से लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट। इरोस दोस्तों लाइफ इंस्टिंक्ट है, यह जीवित रहने का स्रोत है। जीवन मूल्य प्रवृत्तियों के संरक्षण में संबंधित सभी मूल प्रवृत्तियां और उनसे संबंधित मानसिक शक्ति, काम, लिबिडो दोस्तों सेक्स जो पावर होती है, जो इंडिविजुअल जो नीड होती है, उसे हम लिबिडो शक्ति कहलाती है, जैसे भूख प्यास, काम वासना, इरोटिज्म, हंगर, थ्रस्ट, भूख प्यास जो भी इत्यादि होती है वो इरोज में आती है, जिसे हम जीवन प्रदान, जीवन शक्ति भी बोल सकते हैं। थैनोस दोस्तों मृत्यु प्रवृत्ति, डेथ इंस्टिंक्ट कहते हैं। फ्राइड कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य मृत्यु है, जीवन का उद्देश्य मृत्यु है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति का अर्थ है मृत्यु प्राप्त करने की अचेतन भावना। डेथ इंस्टिंक्ट रेफर टू द अनकॉन्शियसनेस फीलिंग टू डाई। तो दोस्तों इड को 2 भागों में बांटा जाता है, भागों में नहीं दोस्तों, जिसके इंस्टिंक्चुअल फोर्सेस होते हैं जो कि ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे इरोस और थैनोस बोला जाता है। दोस्तों पर्सन किस प्रकार से आएगा वो मैं आपको बताता हूं कि जीवन जीने के लिए कौन सी मतलब ऊर्जा परिवर्तित करती है, तो आएगा आपका इरोस, और मृत्यु के लिए आपका थैनोस। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है दोस्तों, और कॉपी पेन पे जरूर लिख लेना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन सीडीपी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा है दोस्तों सुपर ईगो। दोस्तों आपने देखा, दूसरा नहीं दोस्तों, अभी तो दूसरे की बात है, तीसरे की नहीं, दूसरे की ईगो।
हमने अभी ईड किया है, अब है ईगो। ईगो दोस्तों, इसका विकास इदम से होता है। यह व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि को वास्तविकता के धरातल पर लेकर आता है। यह संरचना मतलब जो संरचना स्ट्रक्चर वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होती है। वातावरण के अनुसार कोई भी बालक अपनी सभी तृष्णाओं को अपने ढंग से तृप्त नहीं कर सकता, अतः अहम इसे संसार की वास्तविकता के आधार पर इच्छाओं को तृप्त करने हेतु मीडिएटर का काम करता है। दोस्तों, अगर मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं तो ईड एक राक्षस प्रवृत्ति है और सुपर ईगो एक मतलब सोशल जो होता है दोस्तों उसका है, और बीच में जो होता है वो ईगो होता है। अगर आपको भूख लगी है तो इसमें वो अगर ईड होगी तो वो ये कहेगी कि चोरी कर लेते हैं, और सुपर ईगो ये बोलेगा कि हम अपनी भूख को मार भी सकते हैं। अपनी भूख दूसरों को मारकर, दूसरों की चोरी कर कर हम अपनी भूख को शांत नहीं करेंगे। लेकिन ईगो बीच का रास्ता निकालता है दोस्तों। नाम ही बेकार है दोस्तों ईगो, नहीं तो ईगो बहुत सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ है। ईगो में क्या करेगा कि आप कहीं पर मजदूरी कर कर पैसे कमा कर अपनी भूख को शांत कर सकते हैं, होटल में खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा ईड ईगो क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के तौर पर। मीडिएटर का काम करता है दोस्तों चेतन भावना की, कॉन्शियसनेस मतलब अपनी होश आवास में रहता है कि प्रधानता पाई जाती है। उदाहरण दोस्तों, अगर आपका खाना खाने का मन है तो आपका अर्थ यह नहीं है कि होटल में खाना चुरा कर खाओगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो दंड के भागी हो सकते हैं। इसलिए जो ईगो है ये वास्तविकता के सिद्धांत पर संचालित करेगी और होटल में पैसा देकर खाना खाना उचित समझेगी, या फिर आपके पास पैसे नहीं है तो कहीं पर मजदूरी कर कर या फिर कोई भी काम कर कर आप पैसे कमा के लाएं और होटल में खाना खा सकते हैं, अपनी भूख को शांत कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने समझा ईड जानवरों की तरह सोचने वाला बिल्कुल एविल पर्सन, ईगो बीच का रास्ता निकालने वाला। अब बात करेंगे दोस्तों सुपर ईगो की, जिसमें अब हम जिक्र करेंगे। दोस्तों, इसको सुपर ईगो को प्रहा अहम बोला जाता है। प्रहा अहम अंतरात्मा की पुकार की तरह है, जो हमेशा इस बात की चेतावनी देती है कि व्यक्ति को हमेशा दृढ़ता के साथ सही मार्ग अपनाना चाहिए। यह हमेशा नैतिकता, मोरल, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करता है। इसमें आदमी आदर्श आइडियल सोल मतलब आदर्श आत्मा के रूप में काम करता है। दूसरे शब्दों में इसे आदमी के अंदर का देवता भी कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर समझें तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, जब व्यक्ति के मन में खाना चोरी करने का आता है तो वह सोचता है कि चोरी करना गलत काम है, यह पाप है। यह दोस्तों प्रा अहम मतलब सुपर ईगो का ही काम है, जो मोरालिटी के अनुसार पर आपको चलाता है और कोई गलती नहीं होने देता। तो दोस्तों, आई थिंक आपको ये सभी समझ में आ गया होगा पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, और बड़े ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हमारे 3 इंस्टिंक्ट होते हैं जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी बोलते हैं, ईड, ईगो, सुपर ईगो। सुपर ईगो बिल्कुल देवता है, ईगो बीच का रास्ता निकालता है, क्लेवर है, ईड बिल्कुल राक्षस है। तो दोस्तों, आई वॉन्ट दिस, ईड लेट्स वर्क ऑन इट, कोई काम करके कर लिया जाए, और सुपर ईगो दिस इज द नॉट द वे टू गेट इट, ये बीच का रास्ता निकालना है। सुपर ईगो ये बिल्कुल देवता होता है और ईगो चतुर है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों, जो फ्राइड ने, हमारे सिगमंड फ्राइड जी ने कुछ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म बताया है, तो उसके आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ये आपने अगर पहली बार देखा है तो आपके लिए बड़ा ही कन्फ्यूजन चैप्टर हो सकता है, लेकिन हम इजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, फ्राइड का मानना था कि हम हमेशा सुखद वस्तुओं की तरफ भागते हैं जबकि दुखद परिस्थितियों से पीछा छुड़ाते हैं। अतः दुखद परिस्थितियों से एंजाइटी बढ़ जाती है। दुश्चिंता को कम करने के लिए हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म मतलब रक्षा युक्तियाँ प्रयोग में लाते हैं। रक्षा युक्तियाँ जो होती हैं दोस्तों, फ्राइड और उनकी बेटी एना फ्राइड ने परिभाषित किया, और रक्षा युक्तियाँ शब्द का अर्थ है, सबसे पहले सिगमंड फ्राइड ने किया था अपने पेपर द न्यूरोसाइकोसिस ऑफ डिफेंस में किया था दोस्तों। इनकी बुक है दोस्तों कोई, जो कि निम्न प्रकार से है।
सबसे पहले बात आती है दोस्तों रिप्रेशन, सिप्रेशन या दमन भी बोल देते हैं। दमन का अर्थ है दोस्तों दबाना, दबाव। जब हमारे मन में कोई भी विचार आता है तो हम उसको व्यक्त करते हैं या उसे दबा देते हैं। दमन संघर्ष और स्ट्रगल से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। दमन हम उन्हीं विचारों या इच्छाओं को करते हैं जब हमें व्यक्ति में मतलब जो हम व्यक्त करने में, जो हम मतलब प्रोसेस जो सामने वाले को बताने में करने में असमर्थ होते हैं। तो दोस्तों उदाहरण की बात करें तो संवेगात्मक रूप से जुड़े होने के कारण हम अपने पिता का अंतिम संस्कार याद करना नहीं चाहते, इसलिए हम उसे, क्योंकि हमें दुख होता है इसलिए हम उन विचारों को दबा देते हैं और दमन कर देते हैं। ये दोस्तों बड़े ही अजीब टर्म्स हैं, आपको समझने में भी शायद मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये हमारे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। किसी बात को याद न करने के लिए जो हम आइडियाज अपनाते हैं उनका जिक्र इसमें किया गया है। अगला दोस्तों प्रोजेक्शन। इसमें दोस्तों हम अपने सिर, जो हमारा भार होता है, कमी होती है, उसको हम दूसरों को सिर पर थोप देते हैं। जैसे दोस्तों घर में दो बच्चे हैं, एक साथ खेल रहे हैं, खेलते खेलते एक का कांच टूट गया तो वह दूसरे के ऊपर थोप देगा कि तुमने ये गिलास तोड़ा है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और शॉर्ट टाइम में हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा दोस्तों डेनियल, अस्वीकार। इसमें दोस्तों अगर बच्चा फेल भी हो जाता है तो वो अपने आप ये कहेगा नहीं मैं फेल नहीं हुआ, पेपर ही खराब था, या फिर कुछ भी मतलब डिनाइल कर देगा कि मैं नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे दोस्तों कोई भी, जैसे कोरोना का टाइम था दोस्तों, तो कोरोना के टाइम पर जो कोरोना सिम्टम्स जिसके अंदर समझ में आ रहे थे वे ये बोल रहे थे कि नहीं हमें कोरोना नहीं है, अपने आप को समझाने का डिनाइल, अस्वीकरण जो है वे अपना रहे थे। चौथा दोस्तों रिएक्शन फॉर्मेशन। प्रतिक्रिया निर्माण में व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं या इच्छाओं के ठीक विपरीत काम करने का प्रयास करता है ताकि वह दुश्चिंता से रक्षा करने का प्रयास करता रहे, अर्थात मन में कुछ और बाहर कुछ और। उदाहरण पे दोस्तों प्रबल कामिक्षा से ग्रस्त व्यक्ति अपनी ऊर्जा को धार्मिक क्रियाकलापों में लगाता है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे चौथा है दोस्तों रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण। इसमें व्यक्ति अपने तर्कहीन, जो हमारे अनरीजनेबल भावना और व्यवहारों का तर्कयुक्त स्वीकार, एक्सेप्ट करने का प्रयास करता है। जैसे दोस्तों पिता की जेब से पैसा ना होने के कारण बच्चों को यह समझाना कि मिठाई सही नहीं है। पेपर का आउट ऑफ कोर्स बताना, पेपर में कम नंबर आने के पास दोस्तों हम बचपन में भी करते थे कि क्लास में कोई भी पास नहीं हुआ, पेपर तो बहुत मुश्किल था। तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों कक्षा में ड्यूटी दे रहे अध्यापक को सख्त बताना। जैसे दोस्तों अगर पेपर में फेल हो गए या फिर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो ये कह देना कि टीचर को समझाना नहीं आता, हम सभी दोस्तों को समझ नहीं आता। तो ये हमारा रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण, मतलब बहाने निकालना है। अगला दोस्तों रेग्रेशन, जिसे हम प्रतिगमन भी बोल देते हैं। प्रतिगमन का अर्थ है दोस्तों व्यक्ति विपरीत होना या वापिस जाना। जब व्यक्ति चारों तरफ से गिर जाता है तो वह अपने बचपन के बारे में सोचता है, वहाँ पर उसकी कोई भी चिंता नहीं थी। जैसे दोस्तों एक बूढ़ा व्यक्ति यह सोचकर आंसू बहाता है कि बचपन में आंसू बहाकर पिता से खिलौने मंगवा लेते थे। तो दोस्तों रेग्रेशन मतलब बचपन की हुई जो हमारी छोटी छोटी जो हरकतें थी उनको याद कर कर फीलिंग ले जाना। अगला दोस्तों आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्यकरण। इस स्थिति में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी पहचान या तादात्म्यकरण करना शुरू कर देता है। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, द लीजेंड मैन, चंद्रशेखर आज़ाद से तादात्म्य मतलब इंस्पायर होकर उन जैसे बाल रखना, उन जैसे मूछें रखना, कपड़े पहनना, बोलना शुरू करना और एक्टिंग करना, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है दोस्तों। जैसे दोस्तों अगर बात करें आज के ज़माने की, जब सलमान खान ने ब्रेसलेट पहनना शुरू किया अपने लेफ्ट हैंड में, तेरे नाम वाले वो बीच की जो वो बाल निकालते थे, बीच की मांग निकालते थे, तो कई बच्चे ऐसे ही रखते थे और हाथ में ब्रेसलेट रखते थे, राधे। तो दोस्तों अगला कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। शरीर में किसी भी चीज़ की कमी होने के बाद उसे क्षेत्र में श्रेष्ठता का विकास क्षतिपूर्ति कहलाता है दोस्तों। कोई बच्चा खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता तो वह परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर लेता है, तो खेल की क्षतिपूर्ति हुई। अगला दोस्तों एक आंख न होने के बावजूद भी अच्छी तरह तीरंदाजी करना, ये होता है कंपनसेशन। अगला दोस्तों
जब कोई व्यक्ति असामाजिक इच्छाओं के मार्ग को बदलकर सामाजिक मार्ग पर आ जाता है तो वह मार्गांतरीकरण कहलाता है। जैसे दोस्तों वाल्मीकि, जो हमारे वाल्मीकि राइटर थे, गुरु थे, पहले तो चोर थे और बाद में ज्ञान का रास्ता चुन लिया और महान ज्ञानी बन गए। अगला दोस्तों नेगेटिविज्म, नकारात्मक, नेगेटिविज्म। इस स्थिति में व्यक्ति उन कार्यों को करता है जिनको करने के लिए मना किया जाता है। कुछ शरारती बच्चे होते हैं तो जिद में आकर विद्रोही बन जाते हैं। जो काम उनको मना कर दिया वो तो उनको करना ही करना। ये कार्य तब किए जाते हैं जब उनको मना करने के प्रति मन में किसी प्रकार का विद्रोह हो। इसमें बच्चे एक दूसरे से विरोधाभासी, जिद्दी, विद्रोही बन जाते हैं। ये बच्चे असहयोगी हो जाते हैं, जो काम करना होता है उसके विपरीत काम करते हैं। जैसे दोस्तों अगर बात की जाए तो बच्चों को फूल तोड़ने के लिए मना किया जाता है तो वह अवश्य ही फूल तोड़ेंगे। अगला दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं पर नोट डाउन कर लेना या फिर आप अच्छी तरह समझना इसको। विस्थापन का अर्थ है दोस्तों स्थानांतरण, ट्रांसफर। किसी आयोग को सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ना, स्थानांतरित करना विस्थापन कहलाता है। जैसे दोस्तों एक व्यक्ति को उसके बॉस ने डांट लगाई, वह गुस्से में आ जाता है, परंतु बॉस को बॉस होने के कारण उस पर गुस्सा नहीं दिखाता, लेकिन घर पर जाकर अपने बच्चे या बीवी पर गुस्सा दिखाता है, चिल्लाता है। तो दोस्तों यह गुस्से का स्थानांतरण कर देता है। अब वह अपने बच्चों पर या तो चिल्लाता या मारना शुरू कर देता है, जिसे हम विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कहीं का गुस्सा कहीं पर निकालना ही डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है दोस्तों डे ड्रीमिंग, नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, दिव्या स्वप्न। जब व्यक्ति वास्तविक जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाता तो वह अपनी काल्पनिक दुनिया बना लेता है ताकि वह थोड़ा आनंद पा सके दोस्तों। जब कोई व्यक्ति पैसों की तंगी में गुजर रहा है तो वह काल्पनिक सोच रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, कैसा खर्च किया जाए। तो दोस्तों डे ड्रीमिंग की अगर बात करें तो हम भी जब तैयारी करते हैं, हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं तो मोटिवेशन के लिए गाने सुनते हैं, कोई भी फिल्म देखते हैं तो फुल फीलिंग ले जाते हैं दोस्तों गाने सुनते सुनते कि हम भी अफसर बन के आएंगे या फिर हम लोग कभी शिक्षक बन के आएंगे और शिक्षक बन के घर पर अपने माँ बाप के लिए अपना उनका सपना और अपनी लाइफ को एक बेहतर इंजॉयमेंट और बेहतर फैसिलिटेड करेंगे। तो दोस्तों आपको ये ईगो डिफेंस मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। और शुरू से अगर बात की जाए तो हमने ट्रेट थ्योरी से शुरू किया था। यहाँ पर ट्रेट थ्योरी पे आपने गॉर्डन अल्पोर्ट, रेमंड बी कैटल का जिक्र सुना और टाइप एंड ट्रेट थ्योरी में आइजिंक का जिक्र सुना और साइकोडायनेमिक अप्रोच में साइको एनालिटिक थ्योरी जो कि सिगमंड फ्राइड जी की थी उनके बारे में सुना और उनके जो इड ईगो सुपर ईगो के बारे में देखा और फिर कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने समझा। और उसके बाद दोस्तों हमने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म किया जो कि सीरियल वाइज से आप देख सकते हैं, आप कॉपी पेन में कहीं नोट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ये दोस्तों, पर्सनैलिटी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। हालांकि कम स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप बाद में भी इसको देख सकते हैं। आपके तैयारी में ये 4 चांद लगाने का काम दोस्तों ये चैप्टर करने वाला है किसी भी टीचर एग्जाम्स के लिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, क्लास आपकी थोड़ी लंबी हो गई, कोई नहीं, इसमें आप लाइक शेयर कमेंट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा फील हो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप किसी भी अपडेट से आप तुरंत जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।